मॉर्निंग क्लास 7। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा है, टर्किश इन्वेजन्स। उसमें हमने मोहम्मद गौरी एंड महमूद ऑफ गज़नी। तो ये 3 चैप्टर्स आपके हो गए हैं बहुत अच्छे से। और अब जो चैप्टर्स है, 2 चैप्टर जो है दिल्ली सल्तनत का है, 3 चैप्टर। और हमने कहा था कि महमूद ऑफ गज़नी जो आया था, ही डिड नॉट स्टे हियर, he came here, he looted mostly the temple towns because they were very rich, and he took away all the wealth to Ghazni, and he made Ghazni one of the greatest kingdoms। बहुत अच्छा बनाया उसने गज़नी में, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए, कंस्ट्रक्शंस किया। उसके बाद उसका जो वेसल था मोहम्मद गौरी, वो करीब आफ्टर हिज डेथ he came to India and he plundered India, but he did not leave India लाइक गज़नी डिड। जिस तरह से गज़नी यहाँ पे हमला करके और सामान लूट के लेके चला गया, उस तरह से गौरी ने नहीं किया। गौरी भी लूट के गया, लेकिन उसने अपने ग़ुलामों को यहाँ पर इंचार्ज बना दिया, जिसमें बख्तियार खिलजी और आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 मशहूर ग़ुलाम थे। तो अब गौरी के कितने ग़ुलाम थे? तो स्लेवरी हमने पढ़ा था, स्लेवरी इस्लामिक वर्ल्ड में उस तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन स्लेव्स का यहाँ बहुत ऊँचा मुकाम था। आपको मालूम है बहुत सारे पुराने स्लेव्स थे, बिलाल एंड ऑल दैट, और क्या उनका इस्लामिक सोसाइटी में उनको नीची निगाह से नहीं देखा जाता था। गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, उसके बारे में बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे निकले। ही वॉज लाइक एनी अदर किंग, एक किंग था, बहुत बहादुर था और बहुत बड़े एरिया पे कब्जा था। तो गौरी का ही हैड नो सन, उसके पास बेटा नहीं था। तो उसके पास ग़ुलाम बहुत थे, टर्किश ग़ुलाम। ही हैड मेनी टर्किश स्लेव्स, बहुत सारे स्लेव्स थे। और ये जितने स्लेव्स थे उनको ही बेटा बना के रखता था। लोग इसको बोलते थे कि तुम्हारे पास बेटा नहीं है, तुम्हारी सल्तनत को आगे कौन लेके जाएगा। तो गौरी बहुत फ़ख्र से कहता था कि मेरे ग़ुलाम जो 1000 के आसपास ग़ुलाम थे, मेरे ग़ुलाम जो हैं वो मेरे बेटे की तरह हैं, और ग़ुलामों को बेटे की तरह मानता भी था वो। इसीलिए जब गवर्नर्स बनाने की बात आई कि अपने अपने स्टेट में किसको गवर्नर बनाना है, जब उसका एरिया बड़ा होता चला गया, तो उसने अपने बेटों, मतलब अपने ग़ुलामों को अलग अलग एरिया दे दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनका बहुत प्यारा ग़ुलाम था, और उसको भी उसने जनरल बनाया, उसको सिखाया, और धीरे धीरे वो ही वेंट ऑन टू बिकम इंचार्ज ऑफ इंडियन रीजन। तो इंडिया में भी एक रीजन का इंचार्ज बख्तियार खिलजी को बनाया, वो भी ग़ुलाम था उसका। और फिर जब गौरी का इंतकाल हुआ, उसके बाद ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक इसकी बुनियाद डाली, एक नए सल्तनत की बुनियाद डाली, एक फाउंडेशन रखा एक नए सल्तनत का, एक पूरा नया एरा इंडिया में स्टार्ट हुआ। दैट वाज स्टार्टेड बाय द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। यहाँ से दिल्ली का जो जलवा है, दिल्ली जो अभी जिस तरह की है, कैपिटल है, सेंटर है, वो पॉलिटिकल सेंटर है, वो जलवा यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट नहीं हुआ, उस एरिया पे था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल जो था वो लाहौर था। बाद में दिल्ली, इसी स्लेव डायनेस्टी में इसको दिल्ली लाया गया, और दिल्ली के फिर बनने और उजड़ने की दास्तान है। एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैं भेज दूंगा उसका लिंक, इश्क दिल्ली। ये पुराना ओल्ड फोर्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, और उसमें एक कहानी है दिल्ली के बारे में कहा था, दिल्ली कितनी बार उजड़ा और कितनी बार बसा। यहाँ से दिल्ली के बसने की कहानी शुरू होती है, दिल्ली की तारीख़ शुरू होती है। इसीलिए क्योंकि ये पूरा जो किंगडम था, ये पूरा आपको दिल्ली के अराउंड फैला हुआ था, दिल्ली उसका पॉलिटिकल सेंटर था, जिसकी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। तो ये वाई दिल्ली सल्तनत, ये क्लियर है, ऐसा नहीं था सिर्फ दिल्ली में था। इट वॉज सेंटर्ड अराउंड दिल्ली, दिल्ली मेन सेंटर था, उसके चारों तरफ का एरिया था, उधर पंजाब सिंध तक था, इधर नीचे था। दिल्ली सल्तनत का आप मैप देखेंगे, आप पेज नंबर 37 पे, तो आपको पूरा मैप दिखेगा। काफ़ी सारा डेक्कन का भी एरिया कवर है, महाराष्ट्र के साइड का एरिया कवर है, काफ़ी सारा एरिया कवर है। तो ये आपको पहला जो सल्तनत है दिल्ली सल्तनत में, टोटल 5 हैं, 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। तो फर्स्ट डायनेस्टी, आप इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि डायनेस्टी में बेटा बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक से जो किंग बने इस डायनेस्टी में, स्लेव डायनेस्टी में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी सुल्तान बने, किंग नहीं कहते थे लोग, सुल्तान कहते थे, बादशाह नहीं कहते थे। ये जो बने हैं, इसमें आप 3 या 4 ले लीजिएगा तो वो ग़ुलाम ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका ग़ुलाम था वो इल्तुतमिश, उनका ग़ुलाम था।
फिर बलबन था, वो भी एक गुलाम ही था पहले। तो ये तीन इसके किंग हैं बहुत मशहूर। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस जो दिल्ली सल्तनत में एक्चुअली कितनी डायनेस्टीज़ ने को पढ़ना है हमको, कितनी डायनेस्टीज़ रही हैं। तो 5 डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में। ये 1526 में जाकर लोदी डायनेस्टी का जो आखिरी किंग था इब्राहिम लोदी सुल्तान जो था, उसको बाबर ने जब हराया तो ये एंड हुआ। तो 1526 में ये ख़त्म हुआ है, 1200 में ये आपको शुरू हुआ है। तो आप देख लीजिए 1206 में शुरू हुआ तो ये डायनेस्टी चली है करीब करीब 300 साल चली है, 300 ईयर्स में। इसमें 5 डायनेस्टीज़ हैं, 5। अभी मुग़ल में जो था, मुग़ल में हम पढ़ेंगे, मुग़ल में 1526 में स्टार्ट हुआ और रफली 1857 तक गया। तो 300 साल उनका भी है, बट वो एक डायनेस्टी, एक ही फैमिली है, उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा। यहाँ पे 300 साल में 5 डायनेस्टी है, लेकिन सबको हम लोग दिल्ली सल्तनत का ही बोलते हैं। जब मुग़ल्स आए तो उन्होंने एक नए तरीके से रीअरेंजमेंट किया, इसीलिए उसको दिल्ली सल्तनत नहीं बोलते हैं, उसको मुग़ल डायनेस्टी बोलते हैं। वो अपने आप में 300 ईयर्स का रूल रहा है। तो 5 डायनेस्टी में सबसे पहली जो डायनेस्टी है दैट इज़ स्लेव डायनेस्टी। अब इसके किंग्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। सेकंड जो डायनेस्टी है आपका, उसको बोलते हैं खलजी। जब ये कमज़ोर हुआ तो खलजी, अब इसमें कुछ टर्किश थे और कुछ अफ़गान थे। खलजी जो आप लोग पढ़ते हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अभी अलाउद्दीन खिलजी, और इन लोगों अभी फ़िल्म भी आई थी, मूवी भी आई थी एक, उसमें बहुत सारी चीज़ फालतू की और गलत गलत चीज़ें हैं। दैट इज़ नॉट हिस्ट्री, वी विल रीड कि जिसके बारे में उतनी गलत चीज़ें दिखाई गई हैं उस मूवी में, वो पद्मावत एंड ऑल दैट, ये फेक चीज़ें दिखाई गई हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर लोगों को सूट करती है वैसी हिस्ट्री। वो ही वॉज ए विजनरी लीडर, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे विजनरी लीडर था। उसके बाद जो डायनेस्टी है वो है तुगलक। ये तुगलक का फरमान, अभी जो हमारे पीएम हैं उनको भी इस डायनेस्टी के किंग से कहा जाता है। इसका एक किंग था, सुल्तान था इस डायनेस्टी का, उसको बोलते हैं कन्फ्यूज्ड जीनियस। जीनियस था लेकिन कन्फ्यूज था, तो उससे हमारे अभी करंट पीएम का कंपैरिजन होता है बार बार। तो जीनियस वहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ लोग नहीं लगाते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम लोग, इसमें बहुत ही मज़ेदार है ये। उसके बाद है सैयद डायनेस्टी, एंड उसके बाद आपको है लोदी डायनेस्टी, दैट वाज द लास्ट वन। इन्हीं का जो लास्ट किंग था वो इब्राहिम लोदी था, जिसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। और दिल्ली में इन सब का अपना अपना एरिया है। वहाँ पे ओल्ड फोर्ट है, तुगलकाबाद फोर्ट है, क्लोकरी है, और भी बहुत सारी जगह हैं, हौस खास है, और इस तरह का नाम है। दिल्ली आप जाइए तो वहाँ ज़रूर घूमिए। सिर्फ लाल किला देखने को नहीं है, लाल किला तो एक शहर हुआ शाहजहानाबाद। इससे पहले लोग कहते हैं कि 7 बार शायद दिल्ली या 10 बार दिल्ली उजड़ी और बसी है, और सब ने अपने अपने निशान छोड़े हुए हैं, अभी भी है वहाँ पे निशान। तो स्लेव डायनेस्टी का आप अगर एज देखेंगे कि ये कब तक चला है, तो ये 1206 से स्टार्ट हुआ है 1290 तक। थोड़ा एक रफ़ आइडिया हम लोगों को होना चाहिए कि कब तक कितने कितने साल का ये डायनेस्टी है, आप देख लीजिए। और सैयद डायनेस्टी है, और ये आपका है 1451 से 1526 तक। ये 1526 में बाबर आ गया, तो ये मुग़ल डायनेस्टी है। तो ये 5 ये आपको याद भी होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी है फर्स्ट, ये दिल्ली को इस्टेब्लिश किया, दिल्ली सल्तनत को। इसको उर्दू में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में ये इसी से निकला है, पर्शियन वर्ड सल्तनत। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट है, ये आप देखिए कितना 80 साल का है, 85 साल का। उसके बाद आपका 20 और 30 साल का ये खिलजी, बहुत कम है लेकिन बहुत मेजर चेंजेस आया है इसमें। बहुत बड़ा किंग था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत मेजर, इतना मेजर चेंजेस किया है कि ये अभी प्रेजेंट डे में भी बहुत सारा इसने प्रैक्टिस जो स्टार्ट किया था वो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकारों ने इससे फ़ायदा उठाया है। अब भले इसको इसके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी मूवी बनाई गई। तुगलक है, इसका भी बहुत इम्प्रेशन है, हमने बताया है। किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कन्फ्यूज जीनियस के बारे में, बहुत मज़ेदार कहानी है इनकी। उसके बाद सैयद ब्रदर्स, सैयद डायनेस्टी है। ये सैयद ब्रदर्स अलग है, ये सैयद डायनेस्टी है, और ये फिर लोदी डायनेस्टी है। तो दिल्ली में सबके रिमेन्स आपको मिलेंगे। तो वेन एवर यू आर इन दिल्ली, आप रेड फोर्ट तो जाते ही हैं, उसके साथ आप ओल्ड फोर्ट जाइए। और ओल्ड फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो होता है, लेज़र शो होता है, लेज़र शो, उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको ये कहानी दिखेगी, उसका एक वीडियो लिंक भी है, वो ठीक ठाक उसमें दिखता है, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो आप व्हेन यू हैव फ्री टाइम यू कैन सी दैट। तो ये 5 डायनेस्टीज़ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1192 में जो
पृथ्वीराज चौहान हारा था, उसके बाद से इसकी बुनियाद डली है। और 1206 में गौरी के मरने के बाद ये लोग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए। तो अब हम लोग इनके बारे में पढ़ना है, इन सारे डायनेस्टीज़ के बारे में वी हैव टू लर्न कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्या क्या चेंजेस आया। बहुत मेजर चेंजेस है इसमें। तो सबसे पहले जो आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी भी हम लोग पढ़ लेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं शॉर्ट में। इस वीडियो में मैं स्लेव डायनेस्टी आपको पढ़ा दूंगा पूरा, शॉर्ट में हम लोग इसको कवर कर देंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना मतलब काफ़ी डिटेल में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दोज एरा। तो कैसे पता चला? तो हिस्ट्री को उर्दू में लिखते हैं तवारीख। ये तारीख से तवारीख एक्चुअली पर्शियन वर्ड है, ठीक है ना। तारीख ही पढ़ेंगे और इसको लिखा जाता है इंग्लिश में ऐसे। कुछ हिस्टोरियंस हुए हैं पर्शियन, उनका नाम मैं बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये लोग। इन्होंने किताबें लिखी हैं। कोई तुगलक पीरियड में आया, कोई किसी खलजी के पीरियड में आया है। वो इंडिया में रहा और इंडिया को विज़िट किया और इंडिया के बारे में उसने डिटेल में लिखा है, बहुत सारी पीरियड्स के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत में कैसे रूल होता था, क्या क्या सिस्टम था, कौन से लोग हायर पोस्ट पे थे, कौन से लोग लोअर पोस्ट पे थे, और लोगों का क्या हाल था, किंग कैसा, सुल्तान कैसा होता था, उसके महल में क्या होता था। तो ये बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा है। उसमें सबसे फेमस जो है वो हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद हैं आपको शम्स सिराज, अफ़ीफ़, ये हिस्टोरियंस हैं। उसके बाद एक हिस्टोरियन है मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज। तो ये 3 हिस्टोरियंस हैं आपके, दे आर हिस्टोरियंस। इन्होंने हिस्ट्री लिखी है। कौन से पीरियड के बारे में लिखी है? ये दिल्ली सल्तनत की किसी न किसी डायनेस्टी में, 5 में से किसी न किसी डायनेस्टी के बारे में इन्होंने पूरे डिटेल में लिखा है। इंडिया में भी इनकी बुक अवेलेबल है। मैक्सिमम जो बुक है, दीज बुक्स आर इन पर्शियन, फारसी में है ये, अभी भी है ये। पुरानी लाइब्रेरीज में आप जाइएगा तो ये बुक पढ़ी हुई है, इनकी लिखी हुई किताब पढ़ी हुई है। वो रेफरेंस पॉइंट बुक्स है ये सब, क्योंकि उसी पीरियड के लोगों ने लिखा है। तो ये जो लिखा गया है इसमें काफ़ी डिटेल में उस पीरियड के बारे में बातें। तो मेजर सोर्स हमको जो है इस पीरियड को जानने का, जो सोर्स आप कह सकते हैं, वो है हिस्टोरियन की बुक्स, नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स आए। हम लोगों ने ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा है, हुएन सैंग, मार्को पोलो, इब्न बतूता। मार्को पोलो और इब्न बतूता मोरक्को का था, बतूता बोलते हैं, ये मोरक्को का ट्रैवलर था, बहुत फेमस। और ये इसकी किताबें, कहानी की किताब भी है इसकी, और आप लोगों ने गाना में भी सुना है। तो वो गाना के जैसा नहीं था, इसकी कहानी की किताब है। इधर लिख देता हूँ मैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने और मार्को पोलो ने ट्रैवलॉग्स लिखा है। ट्रैवलॉग्स मतलब होता है जो ट्रैवलर्स अपना सफ़रनामा लिखते हैं। आप कहीं गए, आप दिल्ली गए, तो आप गए, रास्ते में क्या क्या देखा, किस तरह से गए, कहाँ पे क्या खाने को दिखा, कहाँ पे कोई अच्छी चीज़ दिखी, आपने सारा कुछ लिखा। आप जहाँ रहे वहाँ के बारे में लिखा, फिर यू केम बैक, यू रोट अबाउट दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलॉग। तो ये मार्को पोलो ने भी लिखा, बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा 5 क्लास में, मेरे ख्याल से पढ़ा है आपने। एंड इब्न बतूता के बारे में आपने नहीं पढ़ा। ही वॉज अ फेमस ट्रैवलॉग, बहुत कहानियाँ लिखी हैं, कहानियाँ नहीं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। पूरी दुनिया, मोरक्को का था ये पूरा। मोरक्को आप साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ ऊपर में जो एरिया है इसको बोलते हैं मोरक्को, इजिप्ट के बगल में, ये बीच में अल्जीरिया है, यहाँ पे मोरक्को है। तो यहाँ का था वो, और जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड था उसको वो घूमा था। उसके अलावा एशिया भी आया, इंडिया भी आया, और इसने यहाँ के बारे में डिटेल में लिखा है। तो उसके ट्रैवलॉग से, उनके जो सफ़र की कहानी है, जर्नी की कहानी है, उससे भी हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। प्लस अभी बहुत सारे म्यूज़ियम में उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस रखे हुए हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है कि जैसे पत्थर है, स्टोन है, वहाँ पे खोद के हम लोग लिखते जो है चिज़ल एंड हैमर से, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो उस टाइम का जो इंस्क्रिप्शंस है वो है, मेटल प्लेट्स पे जो इंस्क्रिप्शंस है वो अभी तक कई जगह रखा हुआ है, अवेलेबल है, उसको देखने का मौका मिला है। वो रीडेबल है, पर्शियन में है बहुत सारा। तो उससे हम लोग उस पीरियड के बारे में बहुत सारा, उसका फरमान क्या था, क्या इंस्ट्रक्शंस थे, किस तरह से रूल होता था, ये हमको पता चला। उसके बाद कॉइन्स उस टाइम का अभी तक है, बहुत जगह लोगों को मिला है। और उसके बाद आपको मॉन्यूमेंट्स तो मिला ही है, बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स है। सबसे फेमस जो है आपको वो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार वॉज फ्रॉम दिस पीरियड।
तो अब पहला तो आ जाएगा कितने डायनेस्टीज़ हैं, 5, और 300 साल तक का है कभी करीब करीब। उसके नाम कौन कौन से हैं, तो स्लेव हो गया, खलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गया एंड लोधी हो गया। 5 बिल्कुल होना, जैसे आप प्लैनेट्स का नाम रटते हो वैसे ये भी रट लो और ऑर्डर में रट लो। उसके बाद सोर्सेस क्या क्या है, तो हिस्टोरियंस हैं, उसमें 3 फेमस हिस्टोरियंस हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है। उसमें ज़ियाउद्दीन बर्नी है, शम्स सिराज है, मिनहाजुस सिराज है। इनकी किताब है और उसको तवारीख़ बोलते हैं, और ये अभी भी आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगी बहुत सारी किताब, इसमें से आप खोजोगे इनकी किताब तो मिल जाएगी। पर्शियन में लिखी गई है, काफ़ी सारा डिटेल्स है। ट्रैवलर्स हैं आए थे यहाँ पे, तो ट्रैवलर्स ने अपना डिटेल्स लिखा है, जिसमें 2 फेमस हैं, मार्को पोलो और इब्न बतूता। उनके स्टोरीज़ में यहाँ की कहानी, उस पीरियड का डिटेल्स है। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस हैं, उस टाइम के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, जो वहाँ के राजाओं ने, सुल्तान ने जारी किया था। और किस चीज़ का जारी किया था, सिल्वर का था, गोल्ड का था, कॉपर का था, क्या था, इस पर भी बहुत कहानी है तुगलक डायनेस्टी की भी, और भी अलग अलग डायनेस्टी की। ये टाका जो हम लोग पढ़ते हैं, 1 टाका 2 टाका, ये टाका भी स्टार्ट हुआ इसी, यहीं से नाम आया है टाका, टाका से वो नाम आया टाका। और टाका कॉपर के इसको बोलते थे, जीतल बोलते थे उसको, आपको सिल्वर को। तो टाका स्टार्ट किया था, तो आई थिंक इल्तुतमिश ने शायद स्टार्ट किया था, और वो नाम अभी तक चल रहा है। तो और मॉन्यूमेंट्स हैं उस टाइप का। किसी ने मेरे ख्याल से अपना ही पहला टूम बनाया था, शायद में भी तो उसने बनाया था, ऐबक ने अपना ही मकबरा डिज़ाइन करवाया था, वो अभी तक है। बहुत सारी मस्जिद बनवाई, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनी, उसके बाद कुतुब मीनार तो वन ऑफ द बेस्ट है, आप वहाँ जाइएगा। तो ये उसी पीरियड का है। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद इस पीरियड के बारे में डिटेल हमको मिलता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ by which we know about the period, the dynasties of Delhi Sultanate. These are the sources that it will cover the question. This whole part will be covered in the answer. Okay, now next come to the the slave dynasty quickly. slave dynasty पे हम लोग आते हैं। इसमें slave dynasty के बहुत सारे किंग के बारे में आपको बताया गया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं slave मीन्स होता है, इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे ममलूक भी बोला जाता है इसको, ममलूक डायनेस्टी। ममलूक क्या है, ओन्ड स्लेव। ओन्ड स्लेव मतलब क्या होता है, ओन्ड स्लेव मतलब होता है कि गुलाम, आपने गुलाम खरीद लिया, गुलामी का है ना, हमने किसी को ख़रीद लिया है, वो हमारा गुलाम हो गया, उसका राइट्स, बहुत सारे राइट्स उसको नहीं थे। एक स्लेवरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा आगे, और पढ़ेंगे मेरे ख्याल से 8 में भी पढ़ेंगे, और फिर अब्राहम लिंकन के पीरियड में भी पढ़ा है। वो तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक, वो जो स्लेवरी है वो तो इनह्यूमन है, वो इंसान ही नहीं समझा जाता है। ये जो स्लेवरी है, इस्लामिक पीरियड में स्लेव्स थे, स्लेव्स पहले भी रखे जाते थे, लेकिन इस्लाम में आने के बाद सबसे बड़ा सवाब हो गया स्लेव्स को ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट करना, उसको आज़ाद कराना। तो यहाँ आने के बाद पूरी स्लेवरी ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन स्लेव्स का मुकाम एकदम बराबर इंसानों के जैसा मुकाम हो गया था। तो वो लोग बेटे बना लेते थे, कभी उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते थे, और स्लेव जो वीमेन होती थी उनसे बाज़ाब्ते निकाह हो जाता था, उनको राइट्स मिल जाता था। तो काफ़ी बेहतर हो गया था। ठीक है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अब इतना बेहतर हो गया था कि गौरी ने अपने स्लेव्स को ट्रांसफ़र, लोग अपने स्लेव्स को हुकूमत ट्रांसफ़र कर देते थे। आप सोचिए कि ये अभी के जो नौकरी पेशा लोग हैं उससे तो अच्छा है वो स्लेवरी जो अभी का हाल है। तो ये ममलूक डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे सुल्तान्स हुए हैं। अब दिल्ली वाले जो अपने किंग को, ये जो डायनेस्टी शुरू हुई टर्किश, और कुछ अफ़गान का पोर्शन है, कुछ टर्किश लोग हैं इसमें, कुछ अफ़गान इन्वेडर्स हैं, कुछ टर्किश इन्वेडर्स हैं, और बहुत सारे इसमें आप देखिएगा ये गौरी से निकले हुए लोग हैं, गौरी के स्लेव्स हैं। टर्किश स्लेव्स रखता था गौरी, बहुत वो बेटों की तरह रखता था, वही फैले हुए थे, वही आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे पे कब्जा करते चले गए, और उसमें जो ज़्यादा ताकतवर था उसने अपने पैर को एक्सपेंड कर लिया। तो आप देखेंगे इसमें कुछ जो सुल्तान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है इसका, ये है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेव था, किसका स्लेव था ये वॉज अ स्लेव ऑफ गौरी। ये तो आप लोग जानते हैं। इसको इंचार्ज बनाया था, 2 आदमी को इंचार्ज बनाया था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक बख्तियार खिलजी को, तो उसमें से एक था। मरने के बाद, इसके मरने के बाद इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आपको आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये इसका स्लेव था, बेटा नहीं था, स्लेव था, स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आपको आती है थोड़ी दिनों के लिए रज़िया सुल्तान। ये भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। दिल्ली में, दिल्ली की सुल्तान बनी, सुल्ताना नहीं है, देखिए ये दिल्ली की सुल्तान एक लेडी बनी थी, और ये इसकी बेटी थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था। सोचिए उस टाइम में
बेटी को सुल्तान बना दिया। बिल्कुल नई चीज़ थी, बिल्कुल नहीं सोचे जाने वाली चीज़ थी ये। जेंडर रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब वहाँ पे पहली बार किसी औरत को मिल गया था, और इस एरिया में आपको मुस्लिम औरत को मिला था, और जल्दी नहीं मिलता था। ऐसी कहानियाँ बहुत कम है कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो गया डायनेस्टी के बेटी को। तो ये पहली बार हुआ था, और एक्चुअली में सुल्तान बनी थी। ये एक्चुअल में ये कपड़े पहनने लगी थी, उसके सुल्तानों वाले कपड़े पहनती थी, फ़ौज को लीड करती थी, घोड़े दौड़ाती थी, हाथी पे चढ़ती थी। मतलब बिल्कुल ये प्रूफ कर दिया था कि ही इज़ नॉट लेस देन मैन, कि किसी मैन से कम नहीं है ये। लेकिन बाद में क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए लेडीज़ पावर को, तो इसको मरवा दिया गया उसी के सुल्तान के लोगों ने ही, मतलब आसपास के, उनके दरबार के आसपास के लोगों ने। तो उसके बाद कुछ दिन के लिए बना है आपको नासिरुद्दीन महमूद, और भी लोग हैं। 9वां जो इसका बना है वो आपका बना है बलबन, ठीक है ना। अब तो ये नासिरुद्दीन महमूद था, ये दीनदार आदमी था। इसको एक तो बहुत जल्दी बन गया था, इसके मरने के बाद बना दिया था लोगों ने। 1-2 लोगों को बनाया, वो काम का नहीं था तो इसको बना दिया। अब ये बना दिया तो ये बड़ा दीनदार था, मजहबी आदमी था। इसको मतलब इससे मतलब नहीं था, राजपाट से, पॉलिटिक्स से, वॉर से। ये बहुत ईमानदार भी था। ख़जाने से मालूम हुआ कि पैसे भी नहीं लेता था ये, और ये कुरान लिखता था, और कुरान लिख के उसको सेल करता था। उससे जो हदिया मिलता था उससे अपना ख़र्चा चलाता था। और ये पहला सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसकी एक ही बीवी थी। बाकी सब लोग जितनी इजाज़त थी 3-3 4-4 रखते थे, इसकी एक ही बीवी थी, और इसकी बीवी इसके लिए खाना बनाती थी। ग़ुलाम खाना नहीं बनाता था, और ये ख़जाने से भी पैसा नहीं लेता था। बहुत ही ईमानदार आदमी था, और बहुत ही दीनदार था, मजहबी आदमी था, और इसको मतलब नहीं था लूट खसोट धोखेबाजी से। तो रूल नहीं करता था, लेकिन इतना ईमानदार था, इतना ईमानदार था कि काम ही नहीं करता था ये। तो रूल करता था ये बलबन। तो बलबन जो था ये भी टर्किश ग़ुलाम था ये, और इसने फिर कब्ज़ा किया। तो आप इसमें देखिएगा इस सल्तनत में जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो लाया है इस स्लेव डायनेस्टी में। देखिए बहुत सारे और लोग हुए, लेकिन ये 5 लोगों को हम लोगों को याद रखना। और भी लोग हुए हैं। उसके बाद ये सल्तनत जो है ख़त्म हो गई बलबन के बाद। फिर खलजी डायनेस्टी आ जाती है, कमज़ोर हो गए। तो अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो ठीक है स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट किया बड़ा बदनसीब था। स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों में, मतलब 5 साल में, मेरे ख्याल से ये 4-5 साल में ये खेलता था, वो पोलो खेलता था। पोलो एक गेम होता है जो घोड़े पे खेलते हैं। घोड़े पे आपने देखा होगा, आप सर्च भी मारिएगा। एक वो हॉकी स्टिक टाइप का होता है, नीचे बॉल होता है, और घोड़े पे दौड़ते हुए उसको बॉल को मारना होता है, बॉल को होल में डालना होता है। तो इट्स लाइक गोल्फ का वो हायर वर्जन है। तो ये पोलो उस टाइम में सुल्तान वगैरह, क्योंकि घोड़ा ही मेन सवारी थी, तो ये घोड़े को लेकर ये गेम होता था और बहुत पॉपुलर था हायर नोबल्स में। तो ये भी बहुत बड़ा शौकीन था उसका। तो ये जब वो गेम खेल रहा था उसी में एक्सीडेंटली ही फेल डाउन एंड ही डाइड। तो ये जो कब्ज़ा किया इसने, जो एक स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की, एक अपना किंगडम स्टार्ट किया, तो ये उसको चला नहीं पाया। उसके हे डेज, उसका अच्छे दिन नहीं देख पाया ये, उससे पहले ही इसका इंतकाल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर ये है। ममलुक डायनेस्टी को फाउंडर मतलब जो स्टार्ट किया है वो ये है, लेकिन एक्चुअल फाउंडर इसको नहीं माना जाता, क्योंकि 4 साल में ये अभी तो कुछ कर भी नहीं पाया था। थोड़ा एरियाज़ पे कब्जा किया था, कुछ थोड़ा काम किया था, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये अचानक से इसका इंतकाल हो गया। तो इसका ग़ुलाम जो बना था ना, ये मेन काम किया है। 20 साल के आसपास ये रहा है। तो इसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को, एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, या एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक्चुअली दिल्ली को सिलेक्ट भी जो किया था, दिल्ली भी बोलते हैं इसको, दिल्ली भी बोलते हैं, अलग अलग तरह का नाम है। तो ये दिल्ली सल्तनत इंग्लिश में लिखते हैं, दिल्ली उर्दू में लिखते हैं, दिल्ली हिंदी में लिखते हैं, इस तरह का है। उर्दू में भी दिल्ली लिखते हैं कई जगह। तो दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि दिल्ली को दिल्ली बनाने वाला, दिल्ली को सिलेक्ट करने वाला, जैसे आपकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ गई, आपने देखा कि ये अनमोल चीज़ है, बाद में और भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिसने पहली बार उसको चुना, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। तो ये इस आदमी ने दिल्ली को चुना, और ये 20 साल तक रहा। इसको कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर। उसके बाद रज़िया सुल्तान भी बनी। एक पाथ ब्रेकिंग मूव था कि एक लेडी बनी है, एक औरत बनी है, लेकिन ये रज़िया सुल्तान बहुत ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाई। पूरा उसके जो नॉबल्स थे वो इसके पीछे पड़ गए कि औरत है एंड ऑल दैट है। करप्शन को ख़त्म कर रही थी, पकड़ रही थी इनका जो चल रहा था करप्ट प्रैक्टिसेस नॉबल्स का। तो नॉबल्स इसके पीछे पड़ गए, सबने साजिश किया, लड़ाई हुई और इसको मार दिया। नासिरुद्दीन महमूद भी वो रूलिंग करने के लायक नहीं था, वो रूल नहीं करता था। लेकिन ये बंदा था,
ये नासरुद्दीन महमूद के टाइम में भी ये इसका वज़ीर था, ये पीएम उस टाइम बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर, मेन वज़ीर था इसका। राजा का वज़ीर होता ना, ये वज़ीर था, वज़ीर इसका बलबन था। तो 20 साल तक ये रहा, लेकिन रूल 17 साल में ही किंग बन गया था, ये सुल्तान बन गया था, बनवा दिया था नोबल्स ने मिलके। तो 20 ईयर्स तक ये रहा। तो 20 ईयर्स उसका प्राइम मिनिस्टर जो था वज़ीर बलबन था। तो ये तो कुछ करता नहीं था, ये तो कुरान लिखता था और उसको बेचता था और अपना खर्चा चलाता था। मेन रूल जो कर रहा था बलबन कर रहा था। उसके बाद बलबन फिर करीब 20 ईयर्स तक, इसके बाद सुल्तान बना दिल्ली का। तो बलबन ने करीब 40 ईयर्स तक रूल किया। तो इम्पॉर्टेंट आपका जो है इसमें जिसने मेजर चेंजेस लाया है वो है आपको इल्तुतमिश और बलबन। इसका नाम पूरा है शमशुद्दीन, इसने अपना टाइटल रखा, फिर इसको बोलते हैं शमशुद्दीन। शम्स उद्दीन, दीन का क्या, शम्स मतलब क्या होता है, सूरज। तो इसने अपना लगा दिया दीन का, इस्लाम दीन का सूरज था ये, इसने अपना टाइटल लगाया। लोग टाइटल लगाते थे किंग, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और ये बलबन जो था इसका था गयासुद्दीन बलबन। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, उसका गुलाम इल्तुतमिश ही इज कॉल्ड द एक्चुअल फाउंडर। वाई, ये क्वेश्चन आता है, वाई इल्तुतमिश इज कॉल्ड द एक्चुअल फाउंडर? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड वेरी अर्ली वाइल प्लेइंग पोलो। ही कुड नॉट एक्सपैंड हिज एम्पायर, अभी बना भी नहीं पाया था उसने अपने ठीक से किंगडम को। तो एक्चुअल मौका जो मिला इल्तुतमिश को मिला, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एक्चुअल फाउंडर। और उसके बाद ये सब कम दिन के लिए रहे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाए। बलबन बहुत ज़्यादा दिन तक रहा, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का है, 20 ईयर्स एज वज़ीर एंड 20 ईयर्स एज सुल्तान। इसको कहा जाता है कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बना दिया इसने, बहुत रूथलेस था, मतलब सुनता नहीं था किसी का। तो ये आपको 5 स्लेव डायनेस्टी में है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है, आपको पता भी है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नासरुद्दीन महमूद एंड बलबन। और भी हैं इस पर, ये 9th था, तो सबका हम लोगों ने नहीं लिया है। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सारे किंग्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला है आपका किसने किस चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल किया, तो ये फिर आएगा लिखने के लिए। फर्स्ट है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो आपको रूल किया है, आप इसको देखेंगे कि बहुत कम दिन का रूल है, 1206 से 1210 तक का रूल है, 4 ईयर्स हो गया, बहुत जल्दी इंतकाल हो गया इसका। क्या कर रहा था, ये किला राय पिथौरा एक जगह है, इसने उसको अपना क्या बोलते सेंटर बनाया, इसको ऑफिस बनाया, यहाँ पे वो रहने लगा। ये जगह है, बहुत इफ़िशियंट था, जितने दिन भी रहा बहुत अच्छे से, वेरी इफ़िशियंट रूलर था ये। उसके बाद आप तीसरा आप देख लेंगे कि इसका एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, दैट इज़ ही वॉज काइंड हार्टेड। इसको लाख बख्श बोलते हैं, लाख बख्श, बहुत ही रहमदिल था। कोई भी इसके पास गया उसको लाख रुपया देता था, ये लाख सिक्का देता था। जो कोई भी इसके पास मजबूरी बयान किया तो बहुत जल्दी से पिघल जाता था ये। लोग बोलते थे बड़ा, इसकी वजह से इसको रूल करने में भी दिक्कत हुई, लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते थे। तो जो आप रहमदिल होते हैं तो बहुत सारे लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो तेज़ लोग जो होते हैं, जो मक्कार लोग होते हैं, यू नो दैट, तो इसका भी बहुत गलत फ़ायदा लोगों ने उठाया। लेकिन ये फेमस हो गया था पूरे अपने किंगडम में लाख बख्श के नाम से। लाख बख्श क्यों कहा जाता था, तो ये क्वेश्चन आएगा तो विल हैव टू आंसर। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड ही यूज्ड टू गिव लैक्स ऑफ रुपीज। उस टाइम का जो करेंसी था वो लाख उठा के उसको दे देता था, तो लाख बख्श दे देना, डोनेट कर देना, ऐसा करता था ये। और उसके बाद ये 3 चीज़ें, उसका कंस्ट्रक्शन भी करवाया, इफ़िशियंट था ये, मतलब इफ़िशियंट रूलर था। जितने दिन तक रहा अच्छे से रूल किया, क्योंकि गौरी का गुलाम था, गुलाम ही नहीं था, जनरल बन गया था बाद में ये। तो गौरी के अंडर में बहुत दिन काम किया था, बहुत बड़ा एरिया देख रहा था, तो इफ़िशियंसी थी, काम अच्छे से करता था वो। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो आपको दिल्ली में कि जो पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जो आप वहीं पे है, आप जाइएगा, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है उसको भी इसी ने बनाया। इसका पहली मस्जिद, दिल्ली की फर्स्ट मॉस्क आप कह सकते हैं, दिल्ली फर्स्ट मॉस्क, इसको बनवाया इसने, बड़ा खूब, अभी भी है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार को बनाने का जो काम था इसी ने स्टार्ट किया, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, लेकिन इंतकाल हो गया इसीलिए कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसके बाद जो इनका स्लेव आया
इल्तुतमिश उसने उसको कंप्लीट किया और उसमें बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाए गए। उसके बाद अजमेर में भी एक मस्जिद बनाई इसने बहुत अच्छी, अजमेर मॉस्क बनाया इसने, और ये 5-6 काम इनका है। तो आप देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया, किला राय पिथौरा को अपना रेसिडेंस बनाया, बहुत ही इफ़िशियंट था, काइंड हार्टेड था, लाख बख्श कहते हैं इसको। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली का पहला मस्जिद बनाया इसने, पहली मस्जिद की तामीर की, कुतुब मीनार का काम स्टार्ट करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड अर्ली सो ही कुड नॉट कंप्लीट दैट। मॉस्क एट अजमेर बनाया। एंड कैसे मरा, ये चौगन बोलते हैं गेम, चौगन पोलो को बोलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ गेम, पोलो टाइप का एक गेम है, इसको खेलते हुए ही डाइड एक्सीडेंटली। तो 4 साल में ये इसका बस ये इतना काम है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश। इनके मरने के बाद इल्तुतमिश जो है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश शमशुद्दीन, इसने नाम रखा अपना, टाइटल रखा शमसुद्दीन, शम्स शायद ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी होता है कि नहीं पता नहीं, अब देख लीजिएगा, होता है क्या मुझे नहीं मालूम है, अब देख लेना यहाँ पे होता है कि नहीं। दोनों शीन, मतलब शीन है या सीन है, ये आप देख लेना। तो इसने ये नाम था इसका, दिस वॉज इस टाइटल। ये लंबा रहा है, ये आप देखेंगे तो ये 1210 से लेके 1236 करीब करीब 26 ईयर का है। इसको कहा जाता है आपको एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। यही बंदा था जो पहले कैपिटल लाहौर था, लाहौर से कैपिटल को लेकर कहाँ आया गया, दिल्ली आ गया। ये ही मूव द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, इसने मूव किया कैपिटल को लाहौर से दिल्ली। तो पहले दिल्ली जो था, पहले एज ट्रेडिंग सेंटर था, बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा होने लगा, फिर बाद में जब इसने कैपिटल शिफ्ट किया यहाँ पे तो पॉलिटिकल सेंटर भी हो गया। तो दिल्ली का जो राइज़ है, राइज़ ऑफ दिल्ली, इसी के रिजीम में स्टार्ट हुआ है। दिल्ली एक्चुअल में बनना शुरू हुआ, दिल्ली एक्चुअल में सेंटर बनना शुरू हुआ, हेडक्वार्टर बनना शुरू हुआ इल्तुतमिश के टाइम में। अब इल्तुतमिश को कहा किया जाता है, वो तो लाख बख्श था, काइंड हार्टेड था, तो इल्तुतमिश को आयरन मैन कहा जाता है। बहुत ही मुसम्मम इरादे वाला और सख्त था, ये डरता नहीं था, और ये थोड़ा मक्कारों को समझता भी था। ये ही कुड आइडेंटिफाई पीपल एंड ही कुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, तो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड आयरन मैन। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बड़ा अच्छा स्टार्ट किया जिसको कहा जाता है इक़्तिदारी सिस्टम। आप लोगों ने मनसबदारी ये पढ़ा है, इक़्तिदारी सिस्टम। ये क्या था, इसने अपने सल्तनत को, किंगडम को अलग अलग ग्रुप्स में, स्टेट्स कैपिटल में जैसे हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं, बहुत सारे स्टेट्स है, 29-28 स्टेट्स, वैसे इसने अपने किंगडम को बहुत सारे इक़्ताज़ में डिवाइड कर दिया था। ये डिवाइडेड इस किंगडम इनटू इक़्ताज़। एंड नोबल्स जो थे इनके पास, नोबल्स का एक ग्रुप बनाया 40 नोबल्स का, जिसको बोलते हैं तुर्कान चहलगिनी, ये इसने बनाया। और इस ग्रुप ने एक ग्रुप इसने बनाया था, तुर्कान चहलगनी जो बना था ग्रुप। इस ग्रुप को इसने क्या किया है, इसी ने बनाया है मेरे ख्याल से, लेट मी क्रॉस चेक। हाँ, इल्तुतमिश ने ही बनाया। इल्तुतमिश ने क्या किया कि जितने भी टर्किश लोग थे, स्लेव्स थे और लोग थे, इन लोगों का सबका एक ग्रुप बनाया, उसको नोबल्स बना दिया, और उनका 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया। तो ये जो किंग को एडवाइस करते थे, बहुत पावरफुल होते थे ये, और इसमें ख़ास लोगों को रखा इन्होंने। इसमें बलबन भी था, ये बलबन भी जो है इसी में था, वो इसी में इल्तुतमिश का ही वो समझिए गुलाम था, स्लेव था, इसी में था तुर्कान चहलगिनी में वो। तो बर्बन भी था, और भी लोग थे, ये टर्किश ओरिजिन के थे, और ये लोग पूरा चलाते थे, महल की साजिशों में भी हिस्सा लेते थे। और सुल्तान बाद में ये बहुत पावरफुल ग्रुप हो गया था। तो दूसरा जो बलबन ने इसको आगे हटा भी दिया था, इसको, इस ग्रुप को। बलबन भी इसका मेंबर था, बलबन भी एक तरह का आप समझिए इल्तुतमिश का स्लेव था, और टर्किश ये था। फिर उसको नोबल्स बनाया गया, और नोबल्स को कैसे वो रखता था, यूज़ करता था। तो नोबल्स को क्या करता था, एक ग्रुप बनाया, प्लस पूरे अपने किंगडम को इक़्ता में डिवाइड कर दिया, और नोबल को इंचार्ज बना देता था, एक एक इक़्ता का, एक नोबल को एक इक़्ता का इंचार्ज बना दिया। तो इसको हो गया इक़्तिदारी सिस्टम। तो इसने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया कि अगर किंगडम बड़ा हो गया है तो हाउ टू रूल द किंगडम एफिशिएंटली। तो इसने सूबेदारी बाद में स्टार्ट हुआ,
मनसबदारी स्टार्ट हुआ, जागीरदारी सिस्टम। तो इसने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं इक़्तिदारी। इसमें याद रखना ज़रूरी है, इक़्तिदारी सिस्टम, इक़्तिदार। उसके बाद एक चीज़ और है, आप छठा पॉइंट आप आइएगा तो आप देखिएगा 6 पॉइंट उसमें आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि 2 आदमी हैं, याल्दोज, याल्दीज भी बोलते हैं उसको, और एक है कुबाचा, कबाचा भी बोलते हैं इसको, कुबाचा भी बोलते हैं इसको, कबाचा भी बोलते हैं। ये लोग पंजाबी, दोनों टर्किश स्लेव हैं। ये सब भी स्लेव हैं किसके? ये सब भी गौरी के स्लेव हैं और ये टर्किश हैं। ये इसका नाम है आपको ताजुद्दीन याल्दोज, और इसका है नासिरुद्दीन कुबाचा। ये लोग क्या थे? याल्दोज जो था, ये इसकी कहानी है, ये ग़ुलाम था वहाँ पे, और वहाँ से जब लोगों ने उसको भगाया, वहाँ से गौरी के आसपास से जब इसको भगाया, गौर के मरने के बाद गौर के एरिया से जब इसको भगाया कि पंजाब में आ गया था, पंजाब में इसने कब्ज़ा कर लिया। तो अब ये भी ग़ुलाम है, इधर इल्तुतमिश, इसने भी, ये भी ग़ुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने से इसकी फ़ाइट हुई और इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया। तो इसके ये अगर ये इल्तुतमिश को हरा देता तो ये हो सकता दिल्ली सल्तनत में हेड हो जाता। उसके बाद ये कबाचा था, ये लोग ये सब पंजाब में कब्ज़ा किए हुए थे। तो कबाचा को भी इल्तुतमिश ने, इसको हराने के बाद इसको भी हराया। तो पंजाब का जो पोर्शन है, लाहौर का जो पोर्शन है, इस सारे पोर्शन पे इल्तुतमिश का पूरा कंट्रोल हो गया। तो इल्तुतमिश ने अपने किंगडम को थोड़ा बड़ा कर लिया, फैला लिया, स्प्रेड आउट कर लिया इन लोगों को हराकर। उसके बाद एक थ्रेट इस टाइम में स्टार्ट हो गया था चंगेज़ खान का। चंगेज़ खान भी हमला कर चुके, इसी टाइम में चंगेज़ आ गए थे। तो इसने कैसे हैंडल किया इसको? तो चंगेज़ का झगड़ा था, चंगेज़ खान जो थे या जंगीज़ खान जो बोलते हैं, उनका झगड़ा था पर्शिया के शाह से, पर्शिया में जो शाह था। तो जब वो इधर भागा इंडिया की तरफ, तो अब इसने सोचा कि इल्तुतमिश ने कि कैसे चंगेज़ खान अगर यहाँ पे आ गया तो हरा देगा। वो तो बहुत बड़ा, उसके बारे में सुन चुका था, आप भी जानते हो मंगोल्स कितने ज़्यादा ये थे। तो उसको लगा कि चंगेज़ खान को रोक कर रखना ज़रूरी है। तो कैसे रोक कर रखना है? तो उसको मालूम था कि अभी हमारी फ़ौज उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम उससे पंगा नहीं ले सकते हैं, तो उसको खुश करना चाहिए। तो पर्शिया का जब शाह भाग के यहाँ पे आया तो ये इल्तुतमिश ने उसको पनाह देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम यहाँ पे पनाह नहीं देंगे, हम चंगेज़ खान के दुश्मनों को, मंगोल्स के दुश्मनों को अपने एरिया में घुसने नहीं देंगे। इससे चंगेज़ खान वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। तो इल्तुतमिश के रिजीम में इंडिया पे उसने अटैक नहीं किया, इसके सल्तनत पे अटैक नहीं किया। तो इस तरह से मंगोल अटैक से बचा रहा। उसके बाद बिहार वाले एरिया को और बंगाल को भी एरिया को इसने अपने अंडर में जोड़ लिया। बलबन भी बहुत दिन तक बिहार का इंचार्ज रहा। तो ये आपका, ये पॉइंट्स है आपका इल्तुतमिश का। तो आप देख लीजिए आप क्या क्या था। ही इज़ कॉल्ड द एक्चुअल फाउंडर। उसके बाद उसने इक़्तिदारी सिस्टम स्टार्ट किया है। कुतुब मीनार को ही कंप्लीटेड, कुतुब मीनार जो स्टार्ट किया था बनने के लिए, तो इसने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद आप देखेंगे कबाचा और याल्दोस को हराया। अच्छा उधर का टर्किश स्लेव था, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, आ रहा था, उसको हरा के पंजाब के एरिया पे कब्ज़ा किया। उसके बाद आप देखेंगे बिहार और बंगाल को ये किया, एनेक्स किया, चंगेज़ खान को रोक कर रखा और एक अच्छा सा किंगडम इस्टेब्लिश किया, लाहौर से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया। ये सारा काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश जब मरने लगा तो इल्तुतमिश के बेटे थे, लेकिन बेटे पे इल्तुतमिश को भरोसा नहीं था। उसको लग रहा था कि माई सन्स विल नॉट बी एबल टू रूल द किंगडम। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने 1-2 काम और किया। उसके बाद हम देखते हैं कि मरने के बाद, मरने से पहले उसने क्या किया, उसने अपना सल्तनत किसको दिया। तो ये सारा काम हो गया कि कैसे एम्पायर को कंसोलिडेट करना हुआ। रूल करने में आ गया कि उसने अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को, सॉरी एम्पायर अभी आप नहीं कह सकते, किंगडम कहें, सल्तनत को उसने इक़्ताज़ में बांट दिया। उसके बाद उसने और भी कुछ काम किया। उसने एक काम किया कि सिक्का जारी किया, कॉइन्स, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। तो एक को बोलते थे टाका और एक को बोलते थे जीतल्स। ये इसने नया कॉइन से स्टार्ट किया, सिल्वर। पहले गोल्ड कॉइन चलता था, इसने नया स्टार्ट किया कॉइन। और अपने लिए इसने टूम बनाया दिल्ली में।
अपना टूम खुद ही बना लिया था। टूम का जो डिज़ाइन है ना अपना खुद ही दे दिया था इसने कि मैं मरूंगा तो मुझे इसी में दफनाना, पहले से बनवा होगा, सब चीज़ करके पूरा अच्छा करके चला गया था। अब क्या हुआ, तो ये सारा काम है उसका, ये सिल्वर टाँका वहीं से आ रहा है। अच्छा, जब ये मरने लगा तो उसको लगा कि इसके बेटे जो हैं उस लायक नहीं हैं, तो क्या करते हैं कि बेटी को बना देते हैं। इसका बहुत अपोज होने लगा। इसकी बेटी थी रज़िया, तो रज़िया को इसने बोला कि 1236 में कि हमारे मरने के बाद रज़िया बन जाएगी। रज़िया बहुत मुश्किल से गद्दी पे बैठी। जो आपको जितने भी वो नोबल्स थे, तुर्कान चहलगिनी था जो इसने इस्टेब्लिश किया था, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे औरत कैसे बनेगी। मतलब प्रॉब्लम ये था कि रज़िया के अंदर सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन रज़िया के अंदर एक ही क्वालिटी गड़बड़ थी, उसका जेंडर मेल नहीं था। यही एक गड़बड़ क्वालिटी थी, बाकी शी हैड ऑल द क्वालिटीज़। अब उसको अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि येस मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, तो शी स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक मैन, शी स्टार्टेड एक्टिंग लाइक देम। तो इसने ये सब शुरू कर दिया जस्ट टू ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। आपको मतलब रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको किसी के जैसे हो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जैसे ही रहो, देन पीपल शुड स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट। मतलब आप यू कैन नॉट, वो है ना एक फेमस वो है कि आप मछली को इस पे रख दीजिए, लैंड पे रख दीजिए और टेस्ट कीजिए कि वो पता नहीं बिल्ली से ज़्यादा दौड़ती है कि नहीं तेज़। मछली का जो मकाम है वो पानी में है, पानी में यू कैन नॉट बीट फिश। अब उसको आप लैंड पे ले आए हो, वहाँ पे उससे रेस करवा दिए हो और बोल लो यहाँ पे करोगे तभी मानेंगे अच्छा है। तो इट वाज लाइक दैट। ये सही चीज़ नहीं है, आदमी को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि आपका जो एरिया ऑफ डोमेन है उसमें आप अच्छा कर रहे हो कि रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप गड़बड़ है। लेकिन नेवरथलेस इसको लगा कि शायद ऐसा होता भी था कि मैं वीमेन हूँ, लोगों को लग रहा है कि मैं मर्दों का काम नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मुझे नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि मैं एबल हूँ। उस टाइम में ये बहुत प्रोग्रेसिव थॉट था। इल्तुतमिश ने इसको बनाया तो शी स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक मैन, शी स्टार्टेड हेडिंग द आर्मी, फ़ौज को लीड करने लगी और घुड़सवारी करने लगी उसी तरह से, और शिकार का हंटिंग स्टार्ट कर दी। तो ये सारा काम इसने स्टार्ट किया रज़िया ने। और रज़िया ने एक दो काम और किया। रज़िया ने आपको पूरे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देखो इल्तुतमिश ने ऐसे ही इसको नहीं बना दिया था, इसके अंदर क्वालिटी थी तभी बनाया होगा। बेटा थे उसके, बेटे को बना सकता था वो, लेकिन तब भी बेटी को बनाया। तो इसने पीस एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर दिया। बहुत सख्त थी, रूल के लायक। अगर इसको रूल करने को मिलता तो शी कुड हैव बीन ग्रेट सुल्तान, लेकिन 4 साल में ही 40 में ही इसको मार दिया गया। इसको ये जो नोबल्स थे एक्चुअली मारा इसलिए नहीं कि ये औरत थी, ये औरत का बहाना कर दिया, बहाना पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए औरत का बहाना कर दिया। जैसे आप उसमें पढ़े होंगे जोन ऑफ आर्क में, उसको बहाना कर दिया कि हाउ इज शी लीडिंग। वो जब लीड कर रही थी, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि व्हेन जॉन ऑफ आर्क वाज लीडिंग, उन्होंने लगा कि एक औरत लीड कर रही है और उसके बाद ये विच है, इसको जला दो, उसको मार दिया था, आग लगा दिया था। और बाद में 300 साल के बाद उन लोगों को लगा कि शी वॉज नॉट अ विच, उनको गलती का एहसास हुआ था, उसको सेंट डिक्लेयर कर दिया। तो दैट इज़ वॉट हैपेंड हियर। इन्होंने पूरे एरिया में घूम के इसके खिलाफ उल्टी सीधी, आज भी कोई औरत आगे बढ़ती है तो उसके बारे में गलत अफवाहें लोग फैला देते हैं ताकि उसके कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं उसको। आदमी तो रह जाए लेकिन उसको इतना बदनाम कर दो कि कहीं मुंह दिखाने के लायक वो नहीं रहे। इट हैपेंस। तो इसी का फ़ायदा उठाया नोबल्स ने। इसको बोला कि एक्चुअली में हम लोग क्या चाहते हैं कि औरत नहीं करे, और तरह तरह का उसमें इन्होंने लॉजिक्स लाना शुरू किया कि हाउ कुड लेडी लीड अस। और एक्चुअली में मकसद ये था कि ये इन लोगों का चलने नहीं दे रही थी। करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ नोबल्स जो अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाते थे, इसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त, बहुत टाइट हो गई थी ये। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पे था, और बहाना था औरत का। तो जब भी इस टाइप की कोई मुहिम चले किसी को बदनाम करने की, तो आप उसमें देखिए कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, एक्चुअली क्या करना चाह रहा है वो। उसके बाद बहुत सारा डिसीजन इसने लेना शुरू कर दिया विदाउट कंसल्टिंग, टेकिंग डिसीजंस विदाउट कंसल्टेशन विद द नोबल्स। ये इसको नहीं लाती थी कॉन्फिडेंस में, ले लेती थी। इसका भी इनको, नोबल्स को बहुत गुस्सा था। नोबल्स को गुस्सा था कि शांति हो गया है, नोबल्स को गुस्सा था कि हमारा करप्ट प्रैक्टिसेस जो है, ठेके पे जो कमा रहे हैं उसको रोक दिया गया है, डिसीजंस जो ले रही है हमसे पूछ के नहीं ले रही है। तो सब लोगों ने मिलके इसके खिलाफ प्लानिंग किया, पब्लिक में एक माहौल बनाया कि देखो औरत है ये, जैसे जॉन ऑफ आर्क के ख़िलाफ़ माहौल बनाया था, पब्लिक ने उसको मार दिया जला के, वैसे ही इसके ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया और इनको मार दिया गया।
तो बहुत क्विकली एक अच्छा जो रूल हो सकता था वो एंड हो गया। उसके बाद जो आप बना है कुछ दिन के बाद 17 साल के एक बच्चे को, लड़का ही होगा, 17 ईयर्स का, नासरुद्दीन महमूद। इसके बाद और भी लोग बने, उसके बाद नासरुद्दीन, वो आप देख लीजिएगा, नासरुद्दीन महमूद को बनाया गया। इसको राजपाट से, पॉलिटिक्स से, हुकूमत से कोई लेना देना नहीं था, दीनदार शरीफ आदमी था। लेकिन इसका प्राइम मिनिस्टर बना बलबन। बलबन इसका ससुर भी था। बलबन ने अपनी बेटी से इसकी शादी कराई थी, तो बलबन इसका वज़ीर बना। वज़ीर को इंग्लिश में अभी हो गया प्राइम मिनिस्टर बना। और इसने क्या किया, बलबन ने 20 ईयर्स के करीब आसपास रूल किया है ये, 1246 से 1266 तक। तो बलबन ही सारा कुछ देखता था। तो मेन रूलर आप समझिए बलबन ही था। सुल्तान ये था नाम का, लेकिन उसके पीछे जो रूल चल रहा था बलबन का था। तो बलबन अभी ले के चल रहा था सबको और अपने हिसाब से रूलिंग कर रहा था। 20 ईयर्स एज ए वज़ीर रहा, लेकिन समझिए कि एज ए सुल्तान रहा। नाम इसका था, काम इसका होता था। उसके बाद 1266 में इसके मरने के बाद 1287 तक बलबन रहा है। बलबन खुद सुल्तान बना उसके मरने के बाद। यहाँ बनने के बाद उसने तुर्कान चहलगिनी से, वो तुर्कान चहलगिनी का एक मेंबर था, एक ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स उसने जो बनाया था इल्तुतमिश ने, उसका एक मेंबर था ये। और इसने क्या किया, जब ये बना तो इसने सोचा कि जितने भी नॉबल्स हैं ना बहुत उछल रहे हैं और इसको ठंडा कर देना चाहिए। तो बाद में जो दिल्ली सल्तनत में और फिर मुगलिया सल्तनत में ये सब झुक कर सलाम करने का आया, ये झुक कर सलाम करना, बाव करना है, ये तो गज़ब था। ये तो वो 40 लोग आए थे, उन्हीं में से निकला था ये तो बलबन जब सुल्तान बना तो उसने कहा कि नील डाउन करेंगे सब लोग, घुटने पे आएंगे मेरे सामने और मेरे आके मेरा जूता जो है उसको चूमेंगे, किस करेंगे, किस माई शू ले। ये नोबल से काम करवाता था ये, सबको पूरा एकदम लाइन पे लाके रख दिया इसने। मतलब वो सिर्फ इसलिए कराता था, ऐसा नहीं था कि अपने आप को समझता था कि मैं, वो चाहता था कि वो लोग, मतलब उनका जो घमंड है, वो जो बहुत कुछ बन गए गुलाम से और यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो नीचे आ जाए, वो ज़मीन पे आ जाए। तो इसने क्या किया, बलबन ने सबको एक नया सिस्टम इसने स्टार्ट किया बाव करने का। वो सिस्टम वही था इसका कि तुर्कान चहलगिनी को ख़त्म कर दिया, वो एकता का जो उसको बहुत सारा उसको मिला हुआ था उसको ख़त्म किया और सबको बोला कि तुमको अपने पेशानी को, यू हैव टू टच द ग्राउंड विद योर फोरहेड, और मेरे पास आके यू हैव टू किस माई शू, उस तरह से सलाम करोगे नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। तो स्टार्टेड दैट टू कंट्रोल द। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट, एक तो ये नया सिस्टम स्टार्ट किया कि फोरहेड टच करना है, बाव करना है, नील करना है एंड ऑल दैट। उसके बाद राजपूत थे जो उसको बहुत रूथलेसली, मतलब बहुत बेरहमी के साथ उसको दबाया। उसका जो रिवोल्ट था बहुत रूथलेस रहा, उसके अगेंस्ट में ये ज़बरदस्त अटैक किया। ये भी आयरन मैन ही टाइप का था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेता था, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया और बातचीत पे कम यकीन करता था। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, कि कुछ लोग होते सोचते हैं बातचीत से समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो लात के भूत होते हैं। तो बलबन जो था वो क्विक एक्शन में बिलीव करता था, वो बातचीत पे ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता था तो वो मिलिट्रीली ताकत के बल पे बहुत सारा काम करवा लेता था। ही डिड नॉट गो इन टू कन्विंसिंग पीपल टू डू समथिंग, उसके ताकत होती तो ताकत से करवा लेता था। तो ये ख़ास बात था कि पावर और ताकत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, मिलिट्री पावर को, और डिप्लोमेसी या बातचीत जो थी उस पर वो ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। ये बलबन का एक रहा है। तीसरा क्या किया कि जो इसके ख़िलाफ़ जो गवर्नर जाते थे, जो भी इसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट करने की कोशिश करता था, उसको बहुत बुरी तरह से पनिश करता था कि यादगार रह जाए, ताकि दूसरा रिवोल्ट। अवध में यही काम किया उसने, उसी तरह से उसने सिंध में यही काम किया, यहाँ के गवर्नर्स को ही पनिश किया अच्छे से, ताकि कोई दूसरा उसके ख़िलाफ़ सर नहीं उठा पाए। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको आ गया, इन्होंने भी मंगोल्स को हैंडल किया। इससे पहले जो इल्तुतमिश का पढ़ रहे थे वहाँ भी मंगोल्स आया, तो उसने झगड़ा नहीं किया, उसने सोचा कि मंगोल से बच के रहने में ही फ़ायदा है। तो उसने क्या किया कि अपना डिप्लोमेसी का यूज़ किया। डिप्लोमेसी मीन्स कि चलिए आपका दुश्मन हमारे यहाँ आएगा, हम उसको पनाह नहीं देंगे, इससे वो खुश हो जाएगा, वो अटैक नहीं करेगा। ये उसके रहमो करम पे थे, कल को अटैक कर देता तो हालत ख़राब हो भी सकती थी, लेकिन ये थोड़ा सा आगे सोचता था। इसने क्या किया, जब मंगोल्स अटैक का इसको ख़तरा बढ़ गया, पूरी दुनिया में जा रहे थे मंगोल्स, आपको मालूम है कितने ज़बरदस्त फाइटर्स थे, हॉर्स राइडर्स थे, फियर्स फाइटर्स थे, जहाँ जाते थे वहाँ पे तहलका मचा दिया था।
तो इसने क्या किया, इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, नॉर्थ वेस्ट साइड में ऊपर और वेस्ट साइड में जो एरिया है वहाँ पे ढेर सारा, ये जो नॉर्थ वेस्ट इसका किंगडम है, ये नॉर्थ वेस्ट पोर्शन हो गया ऊपर वाला, यहाँ पे ढेर सारा लगातार बहुत सारा फोर्ट बना दिया, मैनी फोर्ट्स, किला बना दिया और सब में यहाँ पे फौज को रख दिया और मिलिट्रीली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग फौज लगा दिया, पूरा प्रिपेयर था कि इस एरिया को इतना अच्छे से हम लोग कंट्रोल कर लें कि मंगोल्स यहाँ अटैक नहीं कर पाएँ। तो अपने रिजीम में इसने भी मंगोल अटैक से बचा के रखा, इसने ये पॉलिसी अपनाई। इसने उस एरिया को ही, आपको मालूम है कि इधर से पानी आएगा तो आपने अच्छे से डैम बना दिया, अच्छे से पत्थर वत्थर लगा दिया। वो था कि रहमो करम पे था इल्तुतमिश कि पानी नहीं आए, हो सकता है उधर से निकल जाए, लेकिन आ जाता तो डिस्ट्रॉय कर देता। और इसने अपने तौर पे मिलिटरीली इसको अपना मेजर्स ले लिया इसने। ये दोनों के अप्रोच में फ़र्क है। ये आता है कि हाउ डिड इल्तुतमिश ट्राई टू स्टॉप द मंगोल्स एंड हाउ डिड बलबन हैंडल दिस। तो बलबन ने क्या किया, मिलिटरीली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स बनाए और उसके बाद बेस्ट जनरल्स को यहाँ पे रखा, जो अपने फौज के जो बेस्ट लोग थे उनको इसी एरिया पे तैनात कर दिया। अपने बेटे को भी भेजा यहाँ पे, उसका बेटा भी बहुत अच्छा जनरल, सबको यहाँ पे भेजा, इस एरिया को पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया, नॉर्थ वेस्ट के एरिया को, क्योंकि इसी साइड से उसको आना था। ये जो पंजाब के ऊपर का पोर्शन है तो यहाँ से आना था, इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। सबसे टफेस्ट इसका था बंगाल में मामला। बंगाल में तुगरैल खान नाम का एक आदमी था जिसने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, गवर्नर था, तो उसको इसने हराया। वो रिवोल्ट किया था तो उसको, वो बहुत टफ था, उसमें वो लड़ाई बहुत दिन तक चली, उसमें हराया। और ये जो इसका बेटा था बुगरा खान, इसको वहाँ का हेड बनाया फाइनली हराने के बाद। तो ये तो इसका है कि कैसे इसने एम्पायर को, अपने किंगडम को बढ़ाया। अच्छा, इफ रूल कैसा किया, तो रूल भी अच्छा किया। रूल ने इसने, अब ये देखेंगे, ये बढ़ाया इस चीज़ों को। रूल किया है कि इन्होंने फॉरेस्ट वगैरह को क्लीन कर दिया, जंगल का जो एरिया था उसको अच्छे से क्लीन करवाया, क्लीन फॉरेस्ट। उसके बाद रोड्स को साफ़ सुथरा सेफ कराया, सेफ रोड्स बनाया ताकि लोग अच्छे से ट्रेड कर पाएँ, ट्रैवल कर पाएँ, ये सारा। और ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई। तो ये ओवरऑल ही वॉज अ गुड रूलर। बहुत मेजर आप देखिएगा इसमें ऐसा चेंजेस नहीं है इसके पीरियड में, बहुत पाथ ब्रेकिंग, लेकिन ये 40 साल का, 20 ईयर्स एज वज़ीर एंड 20 ईयर्स एज सुल्तान, ये ठीक ठाक रहा। इसको इसीलिए कहा जाता है कंसोलिडेटर। इसने बचा के रखा, जितना था उसको बचा के रखा, उसको थोड़ा बढ़ाया। और इस लोकेलिटी में जैसे इतना एरिया पे कब्जा हो गया इल्तुतमिश का, तो इस एरिया को बहुत अच्छे से सेव किया, अच्छे से रूल किया। थोड़ा बहुत एरिया इसमें ऐड ही किया, लेकिन कुछ जाने नहीं दिया इसको, इस पे अपनी हुकूमत को पूरा पक्का कर लिया। इसीलिए इसको कहा जाता है कंसोलिडेटर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसको कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर, इसको कहा जाता है कंसोलिडेटर। तो ये आपका हो गया ये 5। अभी रफली इसको देख लेते हैं। ये चैप्टर जो है आपका थिंक चौथा चैप्टर है ना, ये 4th चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें आप शॉर्ट में पहला हमने क्या देखा कि दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टीज़ हैं, तो 1 2 3 4 5 ये आपको याद होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। लोधी के बाद मुगल एम्पायर आया। स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से किंग हैं, तो सबसे ऊपर में आपको है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद है आपको रज़िया सुल्तान है और लोग आए हैं, उसके बाद आपको बलबन आए हैं। तो इसमें मेन जो है आपका इल्तुतमिश है एंड बलबन है। रज़िया सुल्तान को इसलिए पढ़ना है कि एक नए तरह का मूव था कि लेडी एक बार बनी थी लेकिन उसको मौका नहीं मिला और उसके जेंडर का गलत फ़ायदा उठाया। फिर इसमें एक चीज़ ख़ास है कि इसमें मैक्सिमम जो थे स्लेव्स थे स्लेव डायनेस्टी में, किसी न किसी का स्लेव था, कोई गौरी का स्लेव था, कोई इल्तुतमिश का स्लेव था। तो ये स्लेव्स ही बन रहे थे। इल्तुतमिश खुद स्लेव था, वो ऐबक का स्लेव था, इल्तुतमिश का स्लेव था बलबन, तुर्कान चहलगिनी में भी था वो। बाद में तुर्कान चहलगिनी को डिस्पेंटल किया, इक़्तिदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कुतुब मीनार बना इस पीरियड में, बलबन का टूम बना, ये सारा डेवलपमेंट हुआ, नया सिक्का जारी हुआ, जीतल एंड टाका जारी हुआ। और एक मोटा मोटी जो आप देखेंगे ऑल द होल दिल्ली सल्तनत एक पूरा इस्टेब्लिश हो गई। अब नेक्स्ट डायनेस्टी जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, खलजी डायनेस्टी, उसके एप्लीकेशंस। थैंक यू।